नमस्कार राजस्थान, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पिछले 3 महीने में तीसरी बार राजस्थान पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया और साथ ही 3,900 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मैं अशोक गहलोत को कहना चाहता हूं कि ये भाजपा की सरकार है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने प्रदेश के भजनलाल सरकार की तारीफ की और कहा कि मुझे खुशी है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वहीं अमित शाह ने नए कानूनों को लेकर के भी बड़ी बात कही। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नए 3 कानून लेकर के आए हैं, इसको पूरी तरह से लागू होने में अभी 2 साल और लगेंगे। साल 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी, इसको 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानूनों से हो जाएगी। और आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का अशोक गहलोत को जवाब। अमित शाह बोले, जो कहते हैं वो करते हैं। गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। 2027 के बाद 3 साल के अंदर मिल जाएगा न्याय। गृह मंत्री ने कहा कि नए कानूनों से न्याय प्रणाली में बदलाव। देश में लगभग 50% से ज्यादा चार्जशीट समय पर होने लगे हैं। गहलोत ने अपराधों को लेकर जताई थी चिंता। अपराध पर सियासी संग्राम। तो अपराध पर लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है और प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने की भजनलाल सरकार की भी पूरी तैयारी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ यशवर्धन सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले गर्ग साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे कि अशोक गहलोत जी ने कहा है कि अमित शाह राजस्थान में लगातार बढ़ रहे जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, उनके अलावा कन्हैयालाल साहू के परिजनों को न्याय देने के लिए जरूर प्रदेश की जनता को जवाब देंगे। क्या जवाब है? निश्चित रूप से देखिए हेमंत भाई, हर व्यक्ति को जवाब मिलेगा। अब आप ये देख लीजिए कि पहले क्या होता था, 3 कानून से पहले क्या होता था कि 100 में से 42% लोगों को 100 में से 42% लोगों को सजा मिलती थी। आज क्या हो रहा है, 100 में से 60% लोगों को सजा मिल रही है। देखिए कितना बदलाव आया है। 70 साल, आज 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन पहले क्यों नहीं होता था? 40 से 42% ही क्यों सजा मिलती थी? अब जब डबल इंजन की सरकार आई है, इसके बाद में परिवर्तन देख लीजिए। आज 60% और आने वाले समय में 1 साल के अंदर 90% तक सजा मिलने लग जाएगी। और आने वाले 2027 तक तो एफआईआर दर्ज होने के 3 साल के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट तक आपको डिसीजन हो जाएगा। देखिए आप कितना परिवर्तन आया है। आज हमने दिसंबर के अंदर जो एमओयू किए थे, 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए थे, उसकी मजाक उड़ाई करती थी कांग्रेस कि साहब ये 35 लाख के दे रहे थे। अरे भाई 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पे लाए हैं। 4 लाख करोड़ रुपए के तो आज ही उन्होंने भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम किया है। देखिए 9,300 करोड़ रुपए की राजस्थान की जनता को आज सौगात दी है। तो ये भजनलाल जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो कहते थे कि साहब मैं तो बाड़ेबंदी में रहा था, मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी कुर्सी बचानी थी, कुर्सी बचाने के लिए मैंने जगह जगह मिनी सीएम बना दिए थे, हर एमएलए को मिनिस्टर बना दिया था। ये स्थिति इन्होंने कर दी थी। लेकिन भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में कानून में बहुत बदलाव आया है। आप देख लीजिए, अपराध 17% के लगभग अपराध कम हुए राजस्थान के अंदर। महिला अत्याचार को देख लीजिए या SC ST के अत्याचार को देख लीजिए, हर चीज के अंदर बहुत बदलाव आया। और कानून
का राज आया है यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहता हूं एनसीआरबी कि के डाटा भी जो उसी साल जारी हो जाएं फिर। जो हम कहते हैं एनसीआरजी के डाटा भी 2022 के डाटा आए ना, उसने बता दिया आए सर एनसीआरजी के डाटा में कि राजस्थान की क्या स्थिति। हाँ तो 2022 के आज हम कितने पीछे चल रहे हैं आप सोचिए। हेमंत भाई मैं यही कह रहा हूं कि हमारी सरकार आने के बाद में 100 में से 60% पे न्याय मिलने लग गया ना, 42% पे न्याय मिलता था। क्यों नहीं बदलाव कर पाए ये लोग? क्यों नहीं इन्होंने 55 साल तक हिंदुस्तान में राज किया था? क्यों नहीं कर पाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद ही क्यों हो रहा है ये चीजें? क्यों देश के अंदर 11वीं से 4थी अर्थव्यवस्था मोदी जी के आने के बाद में हुई है? तो ये सब चीजें बदलाव आ रहा है ना, देश को न्याय मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा, क्यों नहीं ये कर पाए? मोदी जी के आने के बाद ही क्यों संभव हुआ? तो ये सब चीजें साहब, ये काम करने का जुनून होना चाहिए। कहने और करने में फर्क आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन गर्ग साहब, कांग्रेस तो पूछ रही है ना कि आप कह रहे हो कि न्याय मिल रहा है, तो कन्हैयालाल साहब के परिजनों को कब न्याय मिलेगा? उनको तो नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। कन्हैयालाल साहब के परिवार वालों को भी निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। देख लीजिए देश के अंदर पहले क्या होता था, 2014 से पहले किसी भी शहर में चले जाइए, बम ब्लास्ट, आतंकवादी घटनाएं होती थी, चाहे जयपुर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, कहीं पे भी चले जाइए। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद क्यों ये है कि कश्मीर में जाके भी वो एक छोटे से क्षेत्र के जाकर अंदर ही सीमित हो गया? क्यों हो गया? ये हुआ ना परिवर्तन। पहले तो किसी भी शहर के अंदर जाके चल लीजिए। 26/11 की घटना तो आपने देखा ही होगा ना, 26/11/2008 की घटना जी, वो भी देखा। और अभी धर्म पूछ के कि मारा, वो भी देखा। 300 लोग घायल हो गए। और इसके बाद में गृह मंत्री जी, जो इनके गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी एक सवाल उसके बाद चलिए इसका आपने जो बताया कांग्रेस से इसका जवाब ले लूंगा। सेना को खुली छूट नहीं दे रखी थी। जी गर्ग साहब, एक छोटी सी बात आप करें, अपराध कम हो रहे हैं। एक बार देखिए कि एक सप्ताह के अंदर कुचामन के अंदर अपराधी जाकर के जिम में जो है वो कहीं पुर्तगाल में कहीं बैठे हुए अपराधी जो है वो यहाँ पर गोलीबारी करवा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद अलवर में फायरिंग होती है। उसके बाद आप देखिए कि भीलवाड़ा में सरेआम फायर होते हैं। उसके बाद आप देखिए राजधानी जयपुर में भी सरेआम गैंगवॉर की घटना हो जाती है। एक ही दिन में 3-3 फायरिंग की बड़ी वारदातें भी इसी राजस्थान में हो रही है। सर हेमंत भाई निश्चित रूप से घटना हुई है, लेकिन उस घटना के बाद में कार्रवाई देखिए आप। उस घटना के बाद में कार्रवाई देखिए, तुरंत कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? इनकी सरकार होती तो बच जाते ना, इनकी सरकार होती तो वो बच जाते, भाग जाते। इनकी सरकार में तो थाने के अंदर से जो भाग गया था अपराधी, ठीक है, अलवर के अंदर थाने में से भाग गया था अपराधी। बता दीजिए आप, हमारी बीजेपी के राज में कार्रवाई भी त्वरित गति से हो रही है और 40-42% सजा जो है कांग्रेस के राज में मिलती थी, आज 60% मामलों में सजा मिल रही है। हेमंत जी, मुझे बोलने दीजिएगा और मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से भी विनती करूंगा कि मुझे थोड़ा देर बोलने दें, क्योंकि आमतौर पे बीच में रोक दिया जाता है। नहीं, आप ये क्यों मानते हैं? ऐसा कौन नहीं बोलने देता है आपको? अब आपको बुलाया तो बोलने के लिए बुलाया ना सर। जी जी जी। अभी गर्ग साहब ने कहा कि घटना के बाद कार्रवाई हम करते हैं, तो अभी मैं पढ़ रहा था, उदयपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो एक बच्चे को जन्म दे देती है और अपराधी उसके घर में घुसकर उस बच्चे को उठाकर ले जाते हैं और आज दिनांक तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब वहां के जो थानाधिकारी कह रहे हैं अब मैं कर दूंगा एफआईआर, क्योंकि अखबार में आ गई फोटो। आज मैं अभी झुंझुनू जिले में बैठा हूं, आज हमारे यहाँ के एक डबल एओ सैन साहब, उन्होंने आत्महत्या कर ली सूदखोरों के कारण, कि उनके ऊपर इतना दबाव डाल दिया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। अब ये कह रहे हैं कि अपराध कम हो गए। जो मेरे पास अवेलेबल आंकड़े हैं उसमें महिला अत्याचार में 24.8% की वृद्धि हुई है, नाबालिग दुष्कर्म में 22.27 की वृद्धि हुई है, पॉक्सो केस में पेंडेंसी है 22%, दलित अत्याचार 112% बढ़े हैं, SC/ST एक्ट में पेंडेंसी है 35.70%, हत्या की पेंडेंसी है 37.50%, गंभीर चोट कुल अपराध 72% बढ़ गए, भ्रष्टाचार के मामलों में 7.12% की वृद्धि हो गई। इतनी सारी वृद्धियां हो चुकी हैं और ये कह रहे हैं कि अपराध में कमी होगी। कमाल हो गया, यानी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, हम बोल कुछ और रहे हैं। अब और देखिए अपराध में एनसीआरबी के भी आंकड़े आए थे। ये देखिए आप गर्ग साहब, अपराध
घुसपैठ भी एक अपराध होता है हेमंत जी। हम तो इस पर बता रहे हैं, एनसीआरबी की बोल रही है कि 2022 के अंदर क्या स्थिति थी, 16 से 22 तक की स्थिति बताइए ना। एनसीआरबी ने बताइए, हमने बोला ना, मैंने कहा था ना कि बीच में जरूर बोलेंगे। और अभी भी हमारा डाटा है कि अभी 17% अपराध कम हुए। एक मिनट तो सुन लीजिए इनको, 1 मिनट, आप 3 मिनट। झूठ तो बंद करें। और हेमंत जी, जिन मंत्री महोदय की तस्वीर अभी मुझे दिख रही है, गृह मंत्री महोदय, घुसपैठ भी एक अपराध होता है। अभी गृह मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया कि घुसपैठ रोकना उनके बस की बात नहीं है। वो कह रहे हैं साहब सीमाएं ऐसी हैं कि मैं घुसपैठ नहीं रोक सकता। तो भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, किसी और को बना दीजिए गृह मंत्री, वो काम कर लेंगे। आप क्यों बैठे उस कुर्सी पर जब आपसे वो काम ही नहीं हो रहा? घुसपैठ करते हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 2005 से 13 तक कांग्रेस राज में 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। और 2014 से लेके और जो अब तक के आंकड़े, उनमें महज 2400 लोगों को ये लोग वापस भेजा है इन लोगों ने, केवल 2400 लोगों को। यानी कांग्रेस राज से 2% भी काम नहीं किया, लेकिन हल्ला इतना ज्यादा मचाते हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने। हमने 88,000 को भेजा, इन्होंने 2400 लोगों को भेजा। राज्यसभा में जवाब दिया हुआ है मोदी सरकार का, मेरा बनाया हुआ नहीं है। राज्यसभा में इनका जवाब दिया हुआ है कि साहब हमने 2014 से लेकर अब तक भाई 2400 लोगों को वापस भेजा है, और कांग्रेस में 88,000 लोगों को वापस भेजा घुसपैठियों को। तो ये हमारा काम है, जवाब दे रहे हैं वो जी, दिख रहा है जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि नए कानून जो लाए गए हैं, न्याय संहिता, उससे आने वाले 2027 के बाद में 3 साल के अंदर ही सुनिश्चित हो जाएगा, किसी ने कोई अपराध किया तो उसको सजा मिल जाएगी 3 साल के अंदर। वो आपके टाइम में जो चला रहा था सालों साल, 10-10 साल, 15-15 साल तक मुकदमे। हेमंत जी, फिर इस विषय पे 3 साल बाद में अपन डिबेट करेंगे, क्योंकि सच और अमित शाह ये नदी के वो 2 किनारे हैं जो कभी मिलते नहीं है। तो इसलिए आज 3 साल बाद में डिबेट रखिएगा, तो में फैक्चुअली बात कर पाएंगे कि हुआ क्या है, कितना सुधार हुआ है। गर्ग साहब बोलिए। देखिए, मेरे पास में डाटा है, 2023 में कुल प्रकरण दर्ज हुए थे करीबन 1,33,000 जी, 1,33,000 दर्ज हुए थे। 2024 के अंदर वो घट के 1,21,000 हो गए, और 2025 में और भी कम हो गए, 17% कम हो गए। और ये बोल रहे कि साहब अपराध बढ़ गए। अरे भाई, ये तो ऑफिशियली डाटा है, आप जाके साइट पे चेक कर सकते हो, डिपार्टमेंट की साइट पे चेक कर सकते हो। और फिर भैया ये कानून तो आप भी ला सकते थे ना, हमारी सरकार आने के बाद में क्यों हुआ? ये तो सर्वविदित है ना कि पहले सजा 42% को ही होती थी, अब 60% को क्यों होने लगी है? क्योंकि हमने नवाचार लाया ना, 3 नए कानून लाए, तब जाके हुआ ना। आपने क्यों नहीं किया ये चीजें? आपने तो 55 साल तक हिंदुस्तान में राज किया था ना, क्यों नहीं किया? पहले सेना को मजबूत क्यों नहीं किया? आपके जो पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा था कि साहब हमने तो सेना को मजबूत करने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं था। बताइए आप, ये स्थिति थी। तो ये देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। आज देश के अंदर बदलाव आ रहा है, राजस्थान में बदलाव आ रहा है, उनकी तारीफ करना चाहिए। तारीफ करिए। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं थी कि सीज़फायर करवा दे। वो कहते रह गए भेजा भेजेंगे, हमने कहा भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान। अरे भाई, एक चीज बताओ, आप बोल दिया कि डमी इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी, कैसे बोल दिया? 11वीं से 4वीं अर्थव्यवस्था पे आ गए हम लोग, और साहब डेड इकोनॉमी। अरे क्या मतलब दूसरे के विदेशी धरती पे जो बोलते हैं उसको एक्नॉलेज करने की कोशिश करते हो आप लोग। सेना हमेशा बहादुरी से लड़ी है। करते थे वो आपने करवाई है, और अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने दबाव देकर सीज़फायर करवाया है। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते। राजनीति करते हैं हम लोग। चलो मुझे ये बताओ, अच्छा किसके ऊपर विश्वास है? अमेरिका के राष्ट्रपति पे विश्वास है, हिंदुस्तान की सेना पे विश्वास है? हेमंत भाई, देखिए इनकी मानसिकता। अभी भी ये विदेशी धरती के पैसे से भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ये जॉर्ज सोरोस और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं लोग। किस तरीके से हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। आज भी सेना पे प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान का गृह मंत्री, पाकिस्तान का विदेश मंत्री कोई इंटरवेंस नहीं था, किसी भी लोग का इंटरवेंस नहीं था। बताइए आप, फिर भी इनको देखिए क्या। ठीक है गर्ग साहब एक बार सुन तो लीजिए। देखिए क्या स्थिति हो गई साहब, ये झूठे लोगों की क्या बात सुने साहब। मैं
मैं आपके वो झूठे लोग वो देखो ना, हर 2 महीने में विदेश में जाके भारत को नीचे दिखाने की बात करते हैं इनके नेता। हर 2 महीने के अंदर विदेश चले जाते हैं, पता नहीं चलता। ठीक है आशुतोष रावत साहब, आशुतोष जी, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उस पर सोचना चाहिए, उस पर जवाब देना चाहिए। और दूसरा, जो केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने कहा कि 2027 के बाद में हर 3 साल के अंदर अंदर जो है अब वो केस खत्म हो जाएगा, सजा मिलनी है तो सजा मिल जाएगी, बरी होना तो बरी हो जाएगा, लंबा नहीं चल पाएगा। क्या मायने इसके? देखिए हेमंत जी, मैं जो कांग्रेस कह रही है वही एक कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि वो सरकार का भी वही रुख होना चाहिए कि अपराध कम होने चाहिए। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, इसमें आम जनता यही चाहती है कि अपराध की स्थिति प्रदेश में हो या देश भर में हो, सब जगह कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन जो आज विषय है, मुझे लगता है कि ईज ऑफ जस्टिस एक अलग चीज है और अपराध की स्थिति एक अलग चीज है। 2024 में 1 जुलाई को जो भारत सरकार ने 3 नए कानून लेकर के आए जो 1860 के आईपीसी को रिप्लेस करते हैं। निश्चित तौर पर लगता है मुझे कि वो जो न्याय व्यवस्था है उसके लिए एक बड़ा नवाचार है। और जैसा कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि 3 साल के बाद में हमको उसके व्यापक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, तो हमको इंतजार करना चाहिए 3 साल तक। मुझे लगता है कि जिस तरह की चीजें बदली हैं, अपराध के स्वरूप बदले हैं और जिस तरह के नए प्रावधानों को भारत सरकार ने इस नई न्याय व्यवस्था में शामिल किया है। लेकिन सिर्फ कानून बदलने से न्याय मिल जाएगा ऐसा है क्या? एक एक जज पर इतने मामले पेंडिंग है, तो क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर क्या कर रहे हैं वो भी तो जानना जरूरी है। कोर्ट अगर उतने ही है तो न्याय कैसे मिल जाए, क्योंकि वहां तो फाइलों के अंबार लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही अभी ये इसी मामले में आप देखिए कि साहू वाले मामले के अंदर कितने गवाह हैं, 100 से ज्यादा तो गवाह हैं, अभी तो गवाह शुरू नहीं हो पाए हैं। वो कब तक होंगे, उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि लगभग 5 करोड़ से ज्यादा मामले देश भर के अंदर लंबित हैं। ऐसे में जो नया साक्ष्य अधिनियम लाया है कि तमाम अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हो, गवाहों की चाहे बयान लेने हो, चाहे किसी अपराधी के बयान लेने हो, उसके लिए जो वीसी का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो प्रावधान इन नई एक्ट में किया गया है, मुझे लगता है कि वो शायद न्याय व्यवस्था को वाकई तेजी देने वाला होगा। अगर वाकई हो पाता या नहीं हो पाता या 3 साल के बाद हम कह पाएंगे, लेकिन जिस तरह के प्रयोग इस सरकार ने किए हैं, जिस तरह की त्वरित कार्यवाहियों की चीजें लेकर आए हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट को, चाहे वो साक्ष्य हो, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो या इलेक्ट्रॉनिक या तकनीक का प्रयोग हो, न्याय व्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए, वह मुझे लगता है कि नवाचार है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि शायद जिस तरह की गृह मंत्री बात कर रहे हैं कि 2027 तक इसके परिणाम मिलने शुरू होंगे, तो 3 साल मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए। अगर हमने आजादी के बाद में इतने लंबे समय तक 1860 के अंग्रेजों के कानून को ढोया है, तो नए कानूनों को भी लागू होने में जो थोड़ा समय लग रहा है, उसको लिए समय वर्तमान सरकार को देना चाहिए और उस समय समीक्षा करनी चाहिए कि जिस तरह की चीजें की घोषणा भाजपा सरकार आज कर रही है, क्या वैसा हुआ या नहीं हुआ। हेमंत राजीव जैन साहब, क्या ये मान के चलें कि 3 साल बाद के अंदर जो है पूरा न्यायपालिका का ढांचा मजबूत हो जाएगा, हर किसी को जो है वो 3 साल में न्याय मिल जाएगा? ये सिर्फ बयान सियासी हैं या वाकई धरातल पर भी कुछ असर कारक हैं? आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो जाएगा? देखिए हेमंत, जो भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में बदला गया है और उसमें जो प्रावधान रखे गए हैं, यदि उन प्रावधानों का सही तरीके से पालन किया जाए, जैसे एफएसएल रिपोर्ट सही समय पर आ जाए, जो एविडेंस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो जाए, वीसी के माध्यम से अपराधी को नहीं जाना, उसमें समय बचेगा। कई बार क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी होता है, पुलिस के या किसी भी एजेंसी के अधिकारी, वो अपनी गवाहियां नहीं देते, वो समय पर कोर्ट में नहीं जाते। अब उनको लिए ये कि वो अपने दफ्तर में बैठ के भी अपने एविडेंस दे सकते हैं। तो इन सब चीजों का जो प्रावधान किया गया है, उनकी पालना यदि सही ढंग से होती है तो न्याय निश्चित तौर पे 3 साल के कम समय में भी हो जाएगा। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। अब जैसे उदयपुर वाला कांड है, वो जो एजेंसी है उसने इतने गवाह पेश कर दिए, अब अदालत में नहीं जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो समर्पित होती है उसी अपराध के लिए कि उसमें न्याय दिलाएंगे, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो अगर 3-3, 4-4 साल तक न्याय नहीं दे पा रही है, तो कैसे माने कि सामान्य अदालतों में 3 साल में न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इसको बदलना होगा। अब ये सरकारों का काम है, सरकारों के पास अपनी एजेंसियां हैं, उनके पास प्रोसिक्यूशन की वो पावर है या पुलिस है, जो भी एजेंसियां हैं, कि वो उनके समय पर वो जो चालान पेश किए जाए। अब गृह मंत्री जी ने तो जो जो उल्लेख किया, यदि उनका अक्सर से पालन कर लें हमारी एजेंसियां और सरकार उस पर कड़ाई से नियंत्रण करें, तो निश्चित तौर पर ये संसाधन तो यही है ना,
उसमें क्या बदलाव हो रहा है? थाने के अंदर संसाधनों में क्या कोई नफरी बढ़ रही है या अत्याधुनिक संसाधन थानों के अंदर आ गए हैं? नहीं, सब संसाधन है, लेकिन वो जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पे आप देखिए हमारे पास क्या संसाधन है। एक जो अपराधी है, एक गैंगस्टर जो है, फर्जी पासपोर्ट बना करके पुर्तगाल भाग जाता है। चलिए कैसे कब भागा है? अभी अभी इन्हीं दिनों में, जब 21वीं सदी में हम बात कर रहे हैं। ये लापरवाही है सरकार की, सरकार को इन पे, और वो वहां बैठ करके अपना नेटवर्क भी चला लेता है। आप सोचिए कितनी दहशत फैलाया है। और इतने कि नेताओं में डर है इस तरह के गैंगस्टर्स का नाम लेने को लेकर के। कोई बड़ा नेता के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि रोहित गोदारा और ये चारण है इसके नाम के, कि इनको पकड़ के ले आएंगे। नहीं सुन पाओगे आप, क्योंकि डर है सर। सही कह रहे हैं। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, ये रंगदारी वसूलना है, गैंगस्टर जो इतने पनप गए राजस्थान में, तो खासकर और साइबर अपराध इतने ज्यादा बढ़ गए कि जिसकी कोई तुलना नहीं। अभी गर्ग साहब कह रहे थे और अपराध, लेकिन जिस तरीके के जो अपराध पड़े उनसे दहशत बढ़ती है। ये आंकड़ों की कांग्रेस और भाजपा वाले अपने आंकड़े कर सकते हैं, लेकिन दहशत वाले, लेकिन गर्ग साहब तो कह रहे हैं कि आंकड़े जो है बताते हैं कि अपराध कम हुए हैं लेकिन दहशत वाले अपराध तो इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं वार हो जाता है। तो जो इस तरीके के अपराध है, साइबर अपराध, तो दहशत के अपराध राजीव जैन साहब कांग्रेस राज में नहीं थे क्या कि पूरे थाने से एसटी शूटर छुड़ा करके भाग गए? इस तरह के मामले तो आते थे। मैं हेमंत पहले ही कह चुका है इस चीज को कि कांग्रेस और भाजपा अपने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सियासी वो चीजों को करते रहेंगे, लेकिन जब तक सरकारें कड़ाई करेंगी, जिस तरीके के दहशत फैलाने वाले अपराध, अब दिन दहाड़े कोई अपराध हो जाए, जयपुर शहर में जिस तरीके से गोलीबारी हो जाती है, तो ये दहशत वाले अपराध। तो गोलीबारी जयपुर शहर में सोडाला में हमने उस टाइम नहीं देखी थी कि कांग्रेस राज में गैंगस्टर्स के बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जयपुर शहर में ही देखी थी, आप लोगों ने ही देखी थी। यदि सरकार कड़ाई से अपनी पुलिस को मतलब सख्ती अपनाने की वो दे, तो ये निश्चित तौर पर इसमें कमी आ सकती है। अब जो घरेलू अपराध, उनकी एक संख्या अलग है, उसको इस सियासत से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन जो दहशत साहब, राजीव जैन साहब कह रहे हैं कि दहशत फैलाने वाले मामले बढ़ गए हैं, गैंगस्टर्स जो है उनके हौसले बुलंद हुए हैं। जिगाना पिस्टल मिल रही है सर अब यहाँ पर ऐसे दबे हुए खेतों के अंदर, बताओ क्या औकात रह गई है? और इस गैंगस्टर्स से नेता तक डर रहे हैं। वो गैंगस्टर सरेआम आकर के कह दे रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा, सबका नंबर लगाएंगे हम। बोल के तो देखो ना, आप बोलिए गोदारा का और जो है मैं कह रहा हूँ नाम लेकर के देख लीजिए, नहीं ले पाते हैं, डरते हैं सर। गर्ग साहब आपको भी डर लगता है? सरकार में होते हुए भी गैंगस्टर से डर रहे हैं। हेमंत भाई सुनो तो सही, तो अब मेरी बात तो सुनो। देखिए आप जो ये कह रहे हो ना, ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मैंने बताया होती जा रही है, अभी तो 4 दिन पहले से 42%। अब आप देखो तो सही, 100 में से 42% अगर कोई रोहित गोदारा भाग गया तो वो आप ही के राज्य में भाग गया ना, वो कैसे आप कह सकते हैं फिर? अरे साहब, कोई फर्जी पासपोर्ट बना करके उसको पकड़ के लाएंगे? आपने देखा नहीं कि अलवर के अंदर गुंडा जो है वो थाने में से भाग गया था, थाने में से छुड़ा के ले गए थे कांग्रेस के राज में। क्या हम भी भगाएंगे? मतलब आपने बराबर कर लिया कि इन्होंने इनका थाने में से गुंडा भागा और आपका फर्जी पासपोर्ट बना करके भगा दो तो बराबर हो जाए, ये वाला मामला है क्या? हमने तो अपराध 17% कम किए ना, पूरे राजस्थान में 17.5% अपराध कम किए ना जी। और धीरे धीरे अपराध कम होते जा रहे हैं साहब। टेरर देखिए, पहले आप 3.5 लाख सिम एक्टिव थी मेवात एरिया के अंदर। मैं तो कह रहा हूं कि आपने अपराध कम किए, वो सेम आप उस साल के डेटा तो दे दो, तब तो पता चले हमारी सरकार आने के बाद कि भाई अपराध कम हुए कि नहीं हुए। इस तरीके से साइबर यशवंत जी जवाब दीजिए। वो साइबर अपराधों पर लगाम लगाइए, स्पेशल ऑपरेशन चलाए गए हैं पूरा का पूरा मेवात के इलाके। सिम डीएक्टिव किए, बहुत बढ़िया काम किया साहब। सिमों तक अरे आप बड़े गैंगस्टर्स का नाम लेके तो उनको ले आएंगे, पकड़ करके बाल पकड़ कर खींच के लाएंगे। ये तो बोलिए एक बार, रोहित गोदारा का नाम लीजिए, बोलिए रोहित गोदारा का नाम लेकर के। गर्ग साहब एक बार नाम लेकर के बोलिए गैंगस्टर का। निश्चित रूप से चाहे रोहित गोदारा हो चाहे कोई भी हो, निश्चित रूप से जो भी होगा उसको नहाएंगे, हिंदुस्तान में लाएंगे, बाल पकड़ के लाएंगे। सरकार काम कर रही है, नहीं बोल पाएंगे। डरिए मत गर्ग साहब, सबको सजा लाएंगे। गर्ग साहब आप क्यों डर रहे हैं? आपकी तो सरकार है, सिक्योरिटी ले लेना, इतना क्या डर है? बोलिए यशवंत जी बोलिए। वो कम हुए, वो कह रहे हैं गर्ग साहब कह रहे कम हुए अपराध, हमने लगातार कार्रवाई की है। और आज जब अमित शाह आए तो आप इसको क्यों भूल जाते हैं? 9,300 करोड़ की सौगात एक बार में प्रदेश की जनता को दी है, और उसमें से भी गर्ग साहब ने तो बताया नहीं, मैं बताता हूं 40 लाख विद्यार्थियों के लिए, गणवेश के लिए 240 करोड़ रुपए। आप देखिए दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के लिए 364 करोड़ की राशि, ये सब्सिडी के लिए। अब इतनी बड़ी सौगात आपके राज्य में तो नहीं मिलती थी प्रदेश को। बोलिए यशवर्धन जी। हेमंत जी, अमित शाह जी ने एक और जोरदार बात कही जी कि 7 लाख करोड़ का जो निवेश है वो जमीन पर आ गया है।
राजस्थान का जो कुल बजट है राजस्थान सरकार का वो 3,80,000 करोड़ रुपए है और राजस्थान की कुल जीडीपी 19 लाख करोड़ रुपए है। अगर ये 7 लाख करोड़ जमीन पर आ जाता तो अब तक जनता इनका इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर आ जाती। तो ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो आप बार बार कह रहे हैं आंकड़े तो दो, असल में आंकड़े आ नहीं रहे। 2011 की जनगणना कराई हुई है इनकी, उसके बाद में जानबूझ के नहीं करवाई क्योंकि 2026 से पहले करवा लेते रहे, पर इसमें नहीं करवा पाते। लेकिन इसमें कोई दो राय है कि आपके राज्य में राजस्थान दुष्कर्म के मामले में नंबर 1, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को भी। हमारे राज्य में एफआईआर मैंडेटरी थी, मैंडेटरी होती थी, दर्ज होती थी। इन्होंने अब इनकी स्थिति क्या है, मैं अभी एग्जांपल दिया आपको। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, उसने बच्चे को जन्म दे दिया, दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बच्चे को उठाकर ले गए, अपराधी उठाकर ले गए उसके घर से, उसके एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। ये तो प्रत्यक्ष मामला है, आप देख लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं। जब आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, आंकड़ों को सबको गड़बड़ कर देंगे तो पता कैसे लगेगा। अभी ये देखिए आंकड़ों की बाजीगरी देखिए ना, इन्होंने घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया। मैंने आपको राज्यसभा के आंकड़े दे दिए, 2,500 लोगों को इन्होंने 10 साल में डिपोर्ट किया, हमने 88,000 को डिपोर्ट किया। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। अपराध को लेकर के सियासी संग्राम जारी है, लेकिन सरकार का दावा है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। अपराध के खिलाफ लगातार सरकार काम कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि धरातल पर भी इसका असर दिखेगा। नमस्कार।